वेलकम अगेन टू नवा आज कैसे आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करें मेरे समर के नेक्स्ट पार्ट के साथ करने वाले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल सबसे पहले बेल आइकन तो स्टार्ट करते हैं। दादो में अंदर आ जाऊं उन्होंने एक नजर दरवाजे की जानिब डाली जहां जैनब सर निकाले पूछ रही थी क्यों नहीं आओ। उन्होंने कहवे का खाली कप साइड पर रखा। अभी नमाज से फारिग होकर कहवा पी रही थी। जैनब के साथ जाले भी शर्मिंदा से सर झुकाए दाखिल हुई जिसका उन्होंने भी भरपूर मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। मैं तो सोच रही थी कि आज तुम दोनों से लंबी बातचीत शायद ना हो सके, थकी हुई आई हो, आराम करना चाहोगी। जैनब फट से उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। प्रोग्राम तय ही था मगर कुछ नागहानी वजूहात की वजह से अपने मामूल में तब्दीली करना पड़ी। जैनब की बात गौर से सुनने के साथ साथ वो जाले से भी मुखातिब हुई। क्या भला सा क्या भला सा नाम था तुम्हारा? समर। बैठ जाओ बेटी, खड़ी क्यों हो? वो झट बैठ के पायरी पर थोड़ी सी जगह घेर कर बैठ गई। क्या है दादी, एक नाम नहीं याद रहा। मगर खैर ये जो समर है ना, शक्ल से किसी हद तक मासूम मालूम हो रही है। उसको जरा गौर से देखें और पढ़ें भी, अपने राय बताएं। जैनब के अंदाज और सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए उलझन से उसको देखा। ये कैसा सवाल हुआ दादी? बड़ी ज़रूरी बात करने आए हैं। असल में समर को हमारी मदद की ज़रूरत है। उसके मियाँ का कोई इलम नहीं, कहाँ है मैं कि कोई नहीं, कोई है नहीं। ससुराल का कोई पता कुछ खबर नहीं। पहले ही अपने शोहर के साथ पंजाब में रहती थी, यहाँ नई नई आई है, किसी इलाके या लोगों से वाकिफ़ नहीं है। मुझे कोयटा बस स्टेशन पर होती ही मिली थी। ज़ैनब की आवाज़ फराटे भर रही थी तो ज़ाले की आंखें सावन बहा रही थी। बीच में दादी बेचारी हक्का बक्का कभी अपनी पोती की शक्ल देखती, कभी बकौल उनके समर जी की। घर में खर्चे पर झगड़ा हुआ। मियाँ उसका उसमें गुस्से में घर से निकल गया। पूरा एक महीना ये उसका इंतज़ार करती रही। आखिर मालिक मकान ने किराया ना मिलने पर उस मजलूम को घर से निकाल दिया। अब इसको देखें, ये MBBS डॉक्टर है पर शक्ल से पूरी बधू लग रही है ना, हिम्मत वाली नहीं है। मुझे रहम आ गया इसलिए इसको यहाँ साथ ले आई हूँ। सोचें ज़रा इसका क्या होता वहाँ बस स्टेशन पर। जालिम शोहर ने कपड़े तक इसको नहीं दिलवाए। मुझे वो मिल जाए कहीं से, गर्दन उड़ोड़ दूंगी। बेचारी मासूम से बच्ची को घर से बेघर कर दिया। दादी हम तो पठान लोग हैं, इज्जत का रखवाली करने वाले। आप इसकी मदद ज़रूर करो। भाई को भी इलम ना हो सके इसके लिए अच्छा होगा वो कहीं उसके शोहर को ढूंढने ना निकल खड़ा हो। उफ, खामोश हो जाओ, बोले जा रही हो। और ये लड़की रोए चले जा रही है। मुझे खाक भी समझ नहीं आया तुमने क्या कहा। ये याला है तुम्हारी सहेली, फिर अब अजनबी मजलूम समर कैसे बन गई? मैंने कब उसको समर बनाया है? आपने ही ये नाम इजाद किया है। अब साले की बजाय याले बोल रही हैं। हाँ अब याद आ गया, तुमने इसका नाम साले बताया था। इधर आओ, मैं जब बच्चे बच्चे मेरे पास, अब बताओ क्या ये जैनब सच कह रही है? एक बात तो है, तुम पहली नज़र में ही डरी सहमी सी लगी थी। अगर जो ये कह रही है वो सच है तो मेरा बच्चा मेरे होते हुए तुम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे अपने शोहर का नाम और घर का पता बताओ, मैं अपने बेटे से कहकर उसको बाजियाब करवाऊंगी। और अगर गलती उसका है वो हुआ तो वो आकर खुद खुद तुमसे माफ़ी मांगेगा। यही तो मसला है ना दादो, उसके शोहर का दोस्त उसके उसके घर पर पैगाम देकर गया है कि उसका शोहर पाकिस्तान से बाहर चला गया है। मुल्क में होगा तो आएगा ना। और ये इतनी पागल है, ये अपने घर का पता तक नहीं जानती। बस गुल मोहम्मद शोहर का नाम बताती है। अपना उसका पूरा नाम साले गुल है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये डॉक्टर कैसे बन गई। साले ज़ारों के तार होने के साथ साथ सैरब के झूठ सुनकर हल्ला हुल्ला पड़ती जा रही थी। तुम इसको भी कुछ बोलने का मौका दोगी? ने उसका सारा केस तुमने इन दोनों 2-3 घंटों में ही असबर कर लिया है। उसकी हालत देखें ज़रा, कमरे में भी बेहोश होने लगी थी। मैंने फ़ौरन ग्लूकोज दे दिया, तब कहीं हिम्मत करके यहाँ तक आई है। जब से मिली है रोना ही रोना है। बच्चे इधर आओ। अब के दादी की आवाज़ में तशवीश जागी थी। वो आकर उनके करीब फर्श पर बैठ गई जहाँ सारा क्लीन बिछा हुआ था। बेहोश क्यों होने लगी थी? क्या अल्लाह कोई खुशखबरी देने वाले हैं? जी, जैनब ने मुश्किल अपने कह के गला घूंटा जबकि साले के चेहरे पर पूरे 12 बज चुके थे। जैनब ने इशारे से दादी की बात की तशरीह की जिस पर उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया और मरीज से सी आवाज़ में बस इतना बोली, नहीं दादो जी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब ज़रा मुझे तफसील से बताओ किस बात पर शोहर इतना नाराज़ होकर हुआ तुम्हें अजनबी इलाके में तनहा तनहा छोड़कर यूं गायब हो गया? जैनब ने वही मुदाखलत कर दी। कमाल करते हैं, क्या सुबह दिन नहीं चढ़ा? बाकी तफसील फिर कभी जान लीजिएगा। इस वक्त तो आपको इमरजेंसी में हेडलाइंस हैं दी हैं। अब गाँव वाले क्लिनिक में औरतों वाली साइड साफ सुथरी करने को बोले, ये कहकर कि आपकी रिश्तेदार बच्ची यहाँ डॉक्टर लग कर आई हैं। ये भी उसमें मैं उसके भले
भले को कह रही हूँ, अगर उसकी सच्ची कहानी सुनाएँगी तो हो सकता है लोग उसको कबूल ना करें। कई बातें, कई सवाल निकलेंगे, आपके रिश्तेदार से किसकी ज़रूरत होगी सवाल-जवाब करने की। दादी को सोच में डालकर वो ज़ाले को थाम कर ये जा, वो जा, अपने कमरे में वापस आकर ज़ाले ने एक बड़ा-सा ठंडा पानी का ग्लास लिया, दोनों सोने की नीयत से लेटी तो ज़ाले बोली, "ज़ैनब वापस की बात है, आखिर इतनी जल्दी तुम्हारे दिमाग में फ़र्ज़ कहानी कैसे बना दी?" अंधेरे में ज़ैनब का कहका गूंजा, ताली बजाते हुए बोली, "मैं तुम्हें कह रही हूँ, इस साल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम ना आए तो समझ जाना, इधर भी करप्शन पाई जा रही है। तुम बस एक एहसान करो, सारी रात गुल मोहम्मद का नाम दोहरा दोहरा कर सबक की तरह रट लो। कोई पूछे शोहर का नाम, फट से बताना मोहम्मद गुल। मैं के है ही नहीं ससुराल दी फैमिली का कोई इल्म नहीं। ये सारी बातें पक्की करवाने के लिए अभी तुम्हें दो की अदालत से निकाल लाई हूँ। जाले गुल वो तो ठीक है, पर अगर दादी को पता लग गया हमने झूठ बोला है तब क्या होगा? कौन बताएगा? बस अगर तुम हमारा शौहर वापस आ जाए इसी सूरत में राज़ करोगे, फिर तुम उसके साथ चली जाना, दादी को मैं मना लूँगी। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। ज़ैनब, तुम्हारी अम्मी-अब्बू? उनकी तो सालों पहले वफ़ात हो गई थी। चलो अब रट्टा लगाओ, गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद। वैसे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक आदमी को ये याददाश्त बहुत ख़राब होती है, मार्केट से गुज़र रहा होता है, बड़ी प्यारी खाने की खुशबू आती है, वो कढ़ाई वाले आदमी से पूछता है, भाई क्या फ्राई करें हैं? आदमी ने बताया पकौड़े। बोला बस ठीक है, आज घर जाकर बीवी से फरमाइश करूँगा कि पकौड़े बनाकर खिलाएँ। बेचारा सारे रास्ते पकौड़े, पकौड़े, पकौड़े रटता रहा ताकि नाम ना भूल जाए। रास्ते में एक बड़ी सी नारी आती है जिसे अबूर करने को जंप मारता है, मुँह से निकलता है हम्बले। अब वो बाकी का सारा रास्ता हम्बले, हम्बले, हम्बले रटता जाता है। घर जाकर बीवी को हुक्म किया, चलो मुझे हम्बले बनाकर खिलाओ। बीवी बेचारी लगी दिमाग लड़ाने, मगर कोई बात ना बनी। उसने मार-मार कर बेचारी की हालत बिगाड़ दी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हमसाई बोले, अरे भाई तुम तो बड़े ज़ालिम हो, बेचारी को मार-मार कर नाक का पकौड़ा बना दिया। वो आदमी सब भूल कर खुशी से बोला, हाँ यही नाम था पकौड़े। बेगम खुदा कर मुझे पकौड़े बना के दो। कमरे में कितनी देर तक दोनों की हंसी गूंजती रही। पर ज़ैनब, अगर मेरा शौहर कभी वापस ना आया तो? जवाब में खामोशी रही। फिर कुछ देर बाद बोली, फिर की फिर देखी जाएगी। अब बस गुल मोहम्मद, उसकी अभी उसकी बात मुंह में ही रही थी जब दरवाजे के बाहर जागने वाली आवाज़ ने सारी तवज्जो खींच ली। साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। साले अपनी इतनी मशकूक आवाज़ों पर लर्ज कर बेड से निकली लग रही थी, जिससे जैसे ना जाने कितनी भारी बूटों की धमक जागी है। ज़ैनब ने बत्ती जलाई, रौब से बोली, जहाँ से आई हो, जैसे आई हो, सबके वापस अब वापस चले जाओ। आज मैं हद से ज़्यादा थकी हुई हूँ। सारे फटी आँखों से उस सारी कार्रवाई मुलाहिज़ा करते हुए बोली, क्या यहाँ बाहर वाली मखलूक का बसेरा है? जबकि बाहर वाली मखलूक ने बड़े तहम्मुल से ज़ैनब को जवाब देते हुए कहा, ज़ैनब बाजी, आप दरवाज़ा खोल रही हैं या हम मुतबादिल सोचें? ज़ैनब ने आगे घुमाते हुए आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद ऐसा लगा जैसे किसी बकरियों के बारे का दरवाज़ा खोल दिया है। 1 फिर 2, उसके 3 4 पूरे 5 जीती जागती लड़कियाँ सर से पैर तक ऐसे पैक जैसे कि टोस्टर करने के इरादे से हों। ज़ैनबा जी, आपको शर्म तो ना आई? इतने अरसे बाद आप ऐसे ऐन मौके पर नाज़िर हुई हैं। अल्लाह जानता है हम गरीबों की ज़िंदगी में ऐसे दिन या ऐसी रात कितनी किस्मत से 100 साल में एक दफ़ा आती है, जब सर घर पर ना हो और नुमान सर भी उनकी जगह पर पे पहरा ना दे रहे हों। आप किस मुँह से सोने की तैयारियों में थी? वो लाल गुलाबी गालों वाली जो कोई भी थी, ज़ैनब को बराबर घूर रही थी, जो कि बेड पर सर पकड़कर बैठी थी। तुम लोगों की आंखें हैं या मार्बल की गोलियां, देख रही नहीं रही हैं? हो, मेहमान आई हुई है। कमरे में यक आवाज़ ओ गूंजी। एक और लड़की के बोलने पर ज़ैनब बाजी अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। मुलाजमा ने तो बताया था कि बकौल दादी गांव में नई डॉक्टरानी आई हैं। तुम लोगों को इल्म भी हो भी गया? हाँ, तो नहीं होना चाहिए था। अब चलें आप भी डॉक्टर जी तैयारी करें, हम लोग दवाएँ मुफ़्त क्यों न उड़ाने चाह रहे हैं। ज़ैनब ने एक आखिरी धमकी देनी चाहिए। अगर ये खबर दुश्मनों को मिल गई तो काले चोर की सज़ा मिलनी है। मुजाहिदीन सर कफ़न होकर आए हैं। ज़ैनी बाजी, हमारे जज्बा हाय जब भी लेता बाग को पश्त करने की कोशिश ना की जाए। आज गुलजार बाबा अपने किए की सज़ा भुगत कर रहे रहे होंगे। पिछली दफ़ा इसने हमारी झूठी शिकायत की थी। सिर्फ 2 माटे तोड़ने पर जो बेइज्जती हुई, अल्लाह के साथ-साथ उसके सारे फरिश्ते और कॉलेज की हर बच्ची गवाह है। आज वो माई का लाल अपने किए की सज़ा भुगतेगा। मैंने पूरा पैकेट काला नमक और काली मिर्चों का लिया है। अब चलो वक़्त बर्बाद ना करो। ज़ैनब बादल नवासा उठकर जूते और मफलर वगैरह पहनने लगी। साथ ही अलमारी से निकालकर 2 स्वेटर साले की जानिब उछालते हुए पहनने का हुक्म दिया। जब वो लोग 5 मिनट बाद पीछे दरवाज़े से घर के बाहर आईं, वहाँ वर्षी और सरताशा की पलटून बाकी मुजाहिदीन इन लोगों के इंतज़ार में अकड़ रहे थे।
15-20 लड़कियों का ये ग्रुप हाथों में हाथ डाले मुख्तलिफ पंगड़ियों और रस्तों से होता हुआ पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरकर मार्टो के बाग पर हमला आवर हुआ था। ये अगले 3 घंटों में उनसे जिस कदर जो हुआ जो हो सका यूं कहना चाहिए, जिस कदर उनके हाथ में उन्हें बर्दाश्त किया कि मार्टा खा खा कर ठंड में किसी की नाक बहने लगी, किसी को छींक के आने आए आए जा रही थी। लड़कियों की बाकी कहकों लतीफ़ों के दौरान सारे अपनी ज़िंदगी की कुछ देर के बाद बिल्कुल भूल गई। उसने वापसी पर हला ऐलान बताया, मैंने आज तक इतने मज़ेदार मीठे रस भरे माल्टे नहीं खाए हैं। वैसे सबसे लंबी और खूबसूरत लड़की बोली, डॉक्टर जी वो इसलिए कि ये माल्टे मुफ्त के थे। ज़बरदस्त हंसी के फोरे हमारे फुटे साले के दिमाग में एक और सवाल आ रहा था, लगे हाथ वो भी पूछ लिया, जैनब तुम लोग इतनी रात को बिला खौफ और खतर घर से निकल कर यूं घूम रही हो, अगर कोई चौकीदार को या कोई आवारा लड़के को ही रोक लें तो फिर इसकी बात पर एक दफ़ा फिर सारी की सारी लड़के हंस हंस कर लोटपोट होने लगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई लतीफ़ा सुना है जब तुम लोग यूं बेहाल हो रही हो। गौहरजान हमारे लिए ये लतीफ़ा ही है, अगर कोई कहे कि इस गांव में चोरियां और डाकुओं को आएंगे, इधर चिड़ी भी नहीं चिड़ी पर भी नहीं मारती। अगर अभी तुम गांव के अंदर जाओ, बहुत से घरों में बाहर के दरवाजे भी खुले मिले मिलेंगे। सारे की वाकई हैरत हुई थी। वापसी पर सारी पटवन सीधी हॉस्टल आए। वर्षे ने अपने कमरे में ही सबको इलेक्ट्रिक कैटल से काफ़ी बनाकर पिलाने के बाद चलता गया। जिस वक्त वो सोने के लिए रेडी 112 का वक्त हो था। एक तो सारे दिन की थकावट, ऊपर से इतनी लंबी वॉक, दोनों पढ़ते ही गाफिल हो गई। सैम को तो कुछ ऐसा ही महसूस हुआ जैसे अभी ही लेटी थी। साथ ही किसी ने दरवाज़ा बचा बचा कर उठा दिया। नहीं, दरवाज़ा बचाना बोलना गुनाह होगा, बल्कि यूं कहना ज़्यादा बेहतर है, दरवाज़ा पीटा गया जैसे कोई उकताया हुआ कर्जदार हो। सारे ने खौफजदा नजर से दरवाजे को देखते हुए हाथ बढ़ाकर सैम का कंधा हिलाया। सैम, क्या तुम्हारे घर पर वाकई कोई जिन्नों का साया है, या कि फिर से हम मुंह अंधेरे किन्नू खाने जा रहे हैं? ज़ैनब जो कि बिस्तर के अंदर खुद को कमोफ्लाज करने की कोशिश की थी में थी, उठकर लाइट जलाते हुए बोली, अरे एक आध जिन होते हैं इससे तो मैं खुद निमट लेती हूँ, मगर ये देव साहब हैं। खैर तुम सो जाओ, ये सिर्फ मुझ मजलूम को ही मौत के घाट उतारा जाएगा। साथ ही बोर्ड गिराया। दरवाज़ा खोलकर सामने खड़ी हस्ती को देखकर ही ज़ैनब की मुस्कुराहट कानों तक फैल गई। जोश से गले मिलने की नीयत से आगे हुई, मगर कंधों से थामकर सामने वाले ने उसे वहीं रोक दिया। गया न्यू ट्रैक्स ग्रे और न्यू ट्रैक सूट के ऊपर पर भारी गर्म जैकेट के साथ जूते भी मौसम के लिहाज से ही पहने हुए थे। कुशादा पेशानी, सुर्ख सफ़ेद रंगत, कारी स्याह आंखें, उसकी रंग के बाल चेहरे पर सबसे काबिल तवज्जो मुहारा से तराशी हुई दरमियाने साइज की मूछें थी, जिनको दोनों सिरों से बल देकर सेट किया गया था। उसके बाद सामने वाले की नाक थी, पतली सी नोकदार उठी हुई नाक। आते ही क्या घूर रहे हो बहन, इतने दिनों बाद नजर आई है और फिर भी कोई प्यार नहीं आया। सच्ची बात है, दुनिया का लहू सफ़ेद हो गया है। लहू सफ़ेद हुआ है या हरा नीला, तफसील से बताने के लिए ही तुम्हें बुलाने है। निकलो बाहर। और क्या अंदर हॉस्टल की कोई लड़की है? भारी मगर नरम लहजे, धीमे तो टोक अंदाज पूछने का मकसद शायद अंदर वाली को वार्निंग देना था कि वो कमरे के अंदर आ रहा है। 1 मिनट के वक्फे से ज़ैनब को दरवाजे से हटाने के बाद अंदर दाखिल हुआ। मर्दाना खुशबू से कमरा भर गया। सारा चौंके, पहले से ही लर्ट होकर दुपट्टा ओढ़ चुकी थी। आपका तारुफ और बौखलाहट और नींद में बोली, जी मेरी भला क्या तारीफ। ज़ैनब का कहका निकल गया। उसके भाई ने घूरी से नवाजा, फिर दोबारा फोकस साले पर किया। मेरी अम्मा ने बताया कि आपका नाम साले है जी? ये ही मेरा नाम है। और आप यकीनन ज़ैनब के भाई हैं? नहीं जी, इस वक्त तो नहीं हूँ। साले ने हैरत से दरवाजे के पास खड़े शख्स को देखा। उसका क्या मतलब हुआ? आप इसका मतलब छोड़ें साले साहिबा, ये बताएं आपका पूरा नाम क्या है? साले ने थूक निकला। एक नज़र तलब नजरों से ज़ैनब को देखा, जिसने आंखों में कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, कुर्सी पर पड़े गुलाबी दुपट्टे की जानिब इशारा किया। ज़ारा ने होंक बनकर सारे कमरे पर नजर दौड़ाई। मेरा पूरा नाम जी? आपका पूरा नाम? नजरें ऐसे भाग रही थी जैसे कहीं फर्नीचर या दीवार पर उसका नाम लिखकर नजर आ जाए। जैनब का भाई बड़े गौर से जायजा ले रहा था। शुक्र हुआ नजर गुलाबी दुपट्टे पर एक पल को टिकी तो फट नाम याद आ गया। मेरा नाम साले गुल है। माशाल्लाह, आपको अपना नाम याद है। नहीं, असल में कल रात को किन्नू खा खा कर मत मारी कि ना, इसलिए अभी तक ज़हन बेदार नहीं हुआ। आपका सवाल देर से समझ आ रहा है। ऐसे आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं, इतने मीठे इतने मज़ेदार किलो मैंने पहले कहीं खाए। सर में अपना सर पीट लिया। मिस गुल, सुनने में तो ये आया है कि आप डॉक्टर हैं, मगर मैं आपको एक बात पूरे वसौक से कहना सकता हूँ, यकीन मानिए किन्नू खाने से कभी भी इंसान की मत नहीं मारी जाती। ऐसा हराम खाने की वजह से होता है। क्या मतलब मैं आपका प्राइमरी का उस्ताद हूँ नहीं हूँ जो हर बात का मतलब समझाने बैठूँ? आप हराम माल की सियाको सबाक से वाकिफ़ ही होगी। हराम का माल किसको कहते हैं?
ज़ाहिर बात है, मैं मुसलमान हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ हराम माल वो है जो नाजायज़ तरीके से कमाया जाए। खाली कमाया ही नहीं, बिल्कुल हराम तरीके से खाया भी जाता है। जैसे कल रात आपने किन्नू खाया, और हराम माल की तासीर ये है कि जब हम माल खा रहे होते हैं तो लज़्ज़त की शिद्दत हर चीज़ भुला देती है। और जब वही माल बाहर आता है तो दिन में तारे नज़र आते हैं। इंसान को ना अपनी नानी बड़ी याद आती है, जिसे जैसे अभी आपको गैंग लीडर और आपकी गैंग लीडर और बाकी सारी नफरी को आनी है। वापस बहन की जानिब मुड़ा, तुम दोनों के पास 5 मिनट है। छठा मिनट शुरू होने से पहले ग्राउंड में नजर आओ। अपनी बात पूरी करने के बाद लंबे लंबे ढक भरता वहां से गायब हो गया। ज़ैनब मस्कीन सी और सूरत लेकर अलमारी की जानिब बढ़ी। साले घबराहट के मारे उसके करीब आई। तुम्हारे भाई ये सब क्या बोल कर गए हैं? कौन से भाई? कितने थे? इधर तो एक ही आया था। अच्छा मजाक किया, नहीं नहीं करो, मुझे तुम्हारे भाई की कोई बात समझ नहीं आई। टेंशन क्यों लेती हो? गर्म कपड़े पहनो, जर्सियाँ चढ़ा लो। साहब जी ठंड में खड़ा करके अपने फरमान की तशरीह आसान लफ्ज़ों में खोल कर बयान करने की दावत देकर जा चुके हैं। 2 मिनट बीत चुके हैं, छठा शुरू हो गया है ना, तो सज़ा डबल हो जानी है। और वर्षे तेरी शादी किसी लड़ाका औरत के लौते बच्चे से हो, तुम्हारी वजह से आज गजान ने 4 बजे ही उठा दिया है। गजान कौन तुम्हारी भाई? गजान कौन तुम्हारे भाई? ज़ैनब तेजी से जवाबों के बाद बूट पहन रही थी। ज़ाले के सवाल पर हाथ रोक कर उसको घूरा। मेरा एक ही भाई है जिसका नाम सरदार हसन खान है, जो अभी इधर जो हुक्म कर जारी करके गया, और वो सिर्फ एक ही इंसान है, कोई 5 6 नहीं। इसलिए तुम्हारे भाई की बजाय तुम्हारा भाई ज़्यादा सूट करता है। ज़ाहिर शर्मिंदगी से बोली, मैं तो अदब की वजह से जमा कर सेगा इस्तेमाल करी थी। वैसे ज़ैनब तुम्हारी दादी अम्मी ने इतनी जल्दी सबको मेरे बारे में बता दिया? रात को लड़कियों को भी इल्म था, फिर तो अभी तुम्हारे मेरा मतलब है तुम्हारा भाई को भी पता है। हाँ तो दादी ने अच्छा किया ना जो बता दिया, हमारा सारा मसला ही हल हो गया। और सरदार को तो बताना ही था, तुम्हारा क्लिनिक वगैरह साफ करवाने का हुक्म दिया होगा ना। दादी ने समझा करो, अल्लाह मदद करा है जो अल्लाह की नज़र हो, दादी कीती है। तब इंसान को सबब में लगता है, सारे रास्ते निकलते जाते हैं। देखो ना, कल इस वक्त तुम अकेली बीमार इधर बंद घर में बेयार मददगार, एक तरह से इस दुनिया के लिए मुर्दा ही पड़ी हुई थी। आज उधर जब मैं हो मेरे साथ, और हमारी दोस्ती देखो ज़रा किससे कैसे फिट से इतनी गहरी हो गई है। अब भी अल्लाह के राज नहीं है समझ रही? पागल, ये तो हो सकता है मेरी एयरपोर्ट से आने के बाद वाली बस ना होती, इस पर बैठ के घर आ जाती। तुम अभी सारे ने उसे टोक दिया। प्लीज़ यानी कल रात इन लड़कियों ने वो तरीक घर और मेरा तरीक और नामालूम इस्तकबाल मुझे बना दिया। वैसे याद ना करवाएं, मैं नहीं याद करना चाहती। सर में उसके अमड़ उमड़ हमारे आंसू देखे और हाथ बढ़ाकर साफ कर दिए। फिक्र न करो, मुसीबत अब आई है, बीती और आने वाली सब बातें फिर से भूल जाएंगी। चलो चले, वरना बड़ा पछतावा होगा। दोनों पूरी तरह तैयार होकर बाहर आए। ठंडी यख हवा के थप्पड़ों ने इस्तकबाल के। जाने तो झड़ी झड़ी लेकर जैनब के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी, मगर नाकामी हुई। पूरी ईदगाह जितने बड़े ग्राउंड में एक काला सा झुंड नजर आया। करीब जाने पर इल्म हुआ कि वह रात वाली प्लेटून थी। एक दूसरे से हाल दिन पूछने और बताने का वक़्त ही ना मिला। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ ही नरम मगर बेगानगी बढ़ती थी हुई। अभी तक नींद के झोले ख़त्म नहीं हुए। फ़िक्र की कोई बात नहीं, बहुत जल्दी पूरे 14 तबीक बेदार होंगे। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं आप लोगों को प्रिंसिपल नहीं हूँ, बल्कि अब आपकी अम्मा हूँ। बच्चों को घर पर नंद भावजों के पास छोड़कर कहीं ज़रूरी काम से जाओ। जैसे कि मेरी फूफो की तबीयत का ना साज थी, ना जाता तो शिकवा तो मिलता, मगर गुनाह अलग। फिर वापसी पर हर दफ़ा मुझे पर लंबी चार्ज शीट मिलती है, जिसमें सुनहरी रूप में लिखा था, तुम्हारे नालायक बिगड़े हुए बदतमीज़ जंगली बच्चों ने तुम्हारे गैर मौजूदगी में ये नुकसानात किए हैं। मगर अफसोस की बात है, आप लोग बच्चे नहीं हो, गधे हो। 2 घंटे पहले मैं इस्लामाबाद वापस आया हूँ, अभी जूते भी नहीं उतारे। गुलजार बाबा की कॉल आई। बेचारा मुंह अंधेरे अपने बेटों को लेकर गया है। इस नीयत से कि सारे घर के मर्द मिलकर फल तार लेते हैं, ताकि कल वो माल मार्केट ले जाए। मगर इधर बाग में आधा फल थार कर फेंका गया है। कई टहनियाँ टूटी हैं, और जो खाया है उसके छिलके हर तरफ बिखेरे हो पड़े हैं। कहाँ कोई बहुत बड़ा बाग है, या किसी बड़ी रईस जाते को होता तो शायद अगले के एहसास को इतना नुकसान ना होता। मगर गुलजार बाबा गरीब आदमी है, गैरत और मेहनत से कमाता है। रिज़्क़ हलाल खाने वालों में से है। उसके हाथ में बेइंतहा ज़्यादती हुई है। मुझे चौकीदार ने पिछले दरवाजे की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी। कल 22 लोग गए हुए हो। अभी वो हाथ वाल अभी वो हाथ वाला लड़का नजर आ रहा है, वो जो गेट के करीब है। आप सब लोग उधर से वजू करके इधर खुले सहन में नमाज अदा करने के बाद मेरे साथ गुलजार बाबा के बाग में चल रही हूँ, जहाँ सारा फल उतार कर
میں جائیں گی، ساری صفائی ہوگی، اس کے بعد آپ لوگ کی خلاصی۔ ایک ساتھ کئی وجہ احتجاج میں اٹھی، نہیں سر پلیز سر یہ سزا دے اور جو کہیں گے ہم منظور ہے سر، پلیز آج ایسا نہیں ہوگا، اگر میرے ساتھ بحث شروع کی تو تم لوگوں کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ وارڈن کو نیند کی گولیاں دے کر کارروائی ہوئی، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ کوئی مصیبت سامنے کھڑی دیکھ کر سرے سے ہی مکر گئی، سر میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، ورشے ہم سب کو زبردستی لے کر گئی ہے۔ ورشے نے ادھر ہی ایک ہاتھ کھینچ کر کہنے والی کو پیٹ مارا، تب تو بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بھینس نہ ہو تو اب مکر رہی ہو، بھینس نہ ہو تو اب مکر رہی ہو۔ ورشے غدار کی وہیں ٹکڑے کرنے کی جھپٹ پڑی، مگر سردار غازان نے اس کی ہڈ سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر ایک طرف الگ سے کھڑا کر کے دھیمے سے بلوچی میں کوئی تنبیہ کی، جس کے بعد ورشے ہوا نکلے غبارے کی طرح ڈھیلی پڑ گئی، بلکہ سب سے پہلے نلکے کی طرف وضو کرنے آئی۔ سالے زینب کے کان میں گھستے ہوئے کپکپاتی آواز میں بولی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ زینب نے جواب میں سرگوشی میں کہا، ورشے تم میری سب سے زیادہ لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی ہو، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ سالے کے دماغ میں فٹ سے اگلا سوال پیدا ہوا، زینب کا پرنسپل بہت ہی بڑا ہے، ہاں اس سال 30 کا ہوا ہے، خود 30 کا ہے تو 20-21 سال کی بیٹیاں کیسے ہو گئی؟ جا کر خود ہی پوچھ لو، بڑی زبان چل رہی ہے۔ بہت فنی سین ہے۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے وضو کرنے کے بعد کامتی ہوئی نماز پر کھڑے ہو کر پچھتے گھنٹوں زمین پر ٹکرے مارنے لگی۔ سجدہ کہنا توہین ہوگا مس گل، اگر آپ کے گزر ختم ہو گئی تو نل آپ کا انتظار میں ہے۔ سارے کو اپنے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے لگا۔ سر کیا آپ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ سردار نے انہیں ٹوپی کے نیچے سے منہ چکا کر دیکھا، آپ کے خیال میں نماز کے لیے اٹھنا جاتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ میری مہمان نہیں ہیں، آپ یہاں ڈاکٹر اپوائنٹ ہو کر آئی ہیں، کیا یہی سچ ہے؟ جی، اس لیے آپ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے، آپ ان سب لڑکیوں سے عمر میں بڑی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کو روکتے۔ اکیلی لڑکیاں آدھی رات کو منہ اٹھا کر گھر سے نکل رہی ہیں اور آپ نے ان کو روکنے کے بجائے ان کا ساتھ دیا۔ سارے کو غصہ ہی آ گیا، کتنے دھڑلے اس سے بےعزتی کر رہا تھا، وہ بھی اتنی آرام و تحمل کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ خزان صاحب، میں نہ ہی آپ کی تو آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، نہ ہی آپ کی بہن ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یوں میری بےعزتی کرنے کا۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، نہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں نہ ہی میری بہن، اور جب میں اپنے منسلک لوگوں کو ڈھیل نہیں دیتا تو آپ کون ہے؟ اب جلدی کریں، دیر ہو کروا رہی ہیں۔ سارے کا منہ حیرت سے مکے مارے کھل کر رہ گیا، صدمے سے بولی، آپ کو زینب کا بھائی کس نے بنا دیا؟ جو اب بھی بغیر وقفے کے آیا، وہ دروازے کی جانب جاتا ہوا اونچی آواز میں بولا، اللہ تعالیٰ نے جا کر وہاں جھگڑے مشکل نماز ادا کر ساری پلٹون ایک دفعہ پھر باغ کو نکلی، مگر اس دفعہ پہلے والی شو ہی منبوط تھی، ساری لڑکیاں مرے قدموں سے چل رہی تھی۔ منزل پر پہنچ کر وہ جو سب سے آگے چل رہا تھا رک کر مڑا، لڑکیوں کو مخاطب کیا، میں نے گلزار بابا اور اس کے بیٹوں کو گھر واپس بھیج دیا، اب تم لوگ اپنا کام شروع کرو۔ حکم دے کر خود ہاتھ میں تھما ہوا فولڈیبل سٹول کھول کر باغ کے باہر بیٹھ کر جیب سے کوئی کتاب نکال کر پین کے ساخت والی ٹارچ جلا کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، ساتھ ہی کچھ سوکھی گھاس وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے قریب آگ جلا لی۔ ایک دو لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹہنی لگنے سے خون نکلا، اس امید پر بھاگی سر کے پاس آ گئی کہ اب تو پکا جان کی خلاصی ہو جائے گی، مگر سردار نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے پلاسٹر نکال کر ہاتھ پر لگانے کے بعد بولا، واپس کام پر۔ جب تک وہ لوگ سارا فروٹ اتار کر ایک بڑے سے ڈھیر میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ پورے انہماک سے کتاب کے کوئی 100 سے زیادہ صفحے پلٹ چکا تھا۔ سارے کے لیے پہاڑی علاقے کی یہ صبح اتنی سحر انگیز ثابت ہوئی، وہ آنکھیں جھپکے بغیر کتنی دیر تک سورج کی پہلی شعاؤں کو دیکھتی رہی۔ نیلے رنگ کی دو تین مختلف شیڈ دکھاتا آسمان اتنا پاک صاف اور بے داغ لگ رہا تھا، جیسے کعبے سے تھوڑا سا نور دھارا مانگ لیا ہو، یا پھر جو فرشتے کعبے کا طواف کر کے واپس آسمان کو لوٹ رہے تھے ان کے پروں سے جھڑ کر نور فضا میں پھیل گیا ہو۔ اونچے ٹیلوں پر برف چمک رہی تھی، اپنے یک ہوتے ہاتھوں کو پھونکے مار مار کر گرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بہتی ناک کو آستین سے رگڑ کر مر کر زینب کی جانب جا رہی تھی، جب درد کی شدت سے چیخ نکل گئی۔ چھوٹی سی سوکھی ٹہنی اس کے کھلے جوتوں میں ایک طرف سے موزے والے پاؤں کی زخمی کرنے کے بعد دوسری جانب سے جھانک رہی تھی، جبکہ 2-3 سیکنڈ میں ہی پنک اور رنگ کی جرابیں لال ہونے گئی تھی۔ خون کے اتنے بڑے دھبے کو دیکھ کر ظالم وہیں پاؤں پکڑ کر رونا شروع کر گئی۔ ایک تو پہلے ہی تو اتنے دنوں کا بخار، ٹھنڈ، پھر یہ مشقت، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔
सारी लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गई, जिस पर प्रिंसिपल की तवज्जो पड़ते ही वो वहां आया। अब कौन सा सिपाही तलवार की घाव से जख्मी हुआ? सर, अपने डॉक्टर जी। लड़कियों ने आगे से हटकर रास्ता देते हुए उसे बताया। तब तक उसकी नजर सारे के खून और लूट मोजे पर पड़ चुकी थी। ओह, ये वाला सिपाही तो ज्यादा ही जख्मी लगता है। मिस गुल, आपको किसने कहा था कि आप ये खुले जूते पहनकर ऐसी जगह पर आए? मेरे पास शुक्र है जो ये वाले हैं, वरना नंगे पैर नजर आती। वो क्यों? वो सामने मुंह उठाकर जायजा लेने लगा, फिर अपने हाथ में पकड़ा कुरान का सफ़िया लड़कियों की जानिब बढ़ाया। ज़ारे का सामान रास्ते में खो गया था, इसलिए यही एक जूता था। ज़ैनब वैसे वैसे तो भाई को मुकम्मल इग्नोर कर रही थी, मगर ज़ारे की बात को वजाहत देना ज़रूरी थी। उसने सर उठाकर एक नज़र बहन को देखा, फिर बोला, बिल्कुल, मैं आपका मोज़ा उतारने लगा हूँ, फिर ही इल्म हो पाएगा कि जख्म कितना गहरा है। धीरे धीरे खींच कर पहले लड़की को टुकड़ा लकड़ी का टुकड़ा निकाला जिस पर दर्द हुई, फिर मोजा जख्म पर नजर पड़ते ही लड़कियां जो मट्टा डाले खड़ी थी, यक जुबान भरी। ओ, दाएं पाँव के अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियां मुतासर थी। कोई इतना गहरा जख्म नहीं है, मैंने गाड़ी मंगवा दी देता हूँ, डॉक्टर को दिखा है। वापस खड़ा हुआ, जेब में से मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाया। सलाम शाह साहब, उठ बैठे हो या अभी ख्वाबे गफलत में ही हो? फिर तो बड़ी ही अच्छी बात है, गाड़ी लेकर इधर बाबा गुलजार के बाग की तरफ आओ। इतना कहकर वही लाइन काट दी। जरताशी के हाथ से कुरान पाक को वापस लेते हुए उनको अगला हुक्म दिया, मुझे नहीं खबर कि तुम लोगों की अकल किस हद तक ठिकाने आएगी। बाकी की बात शाम में होगी। अभी आप लोग घर जाओ, तैयारी करो, कॉलेज की छुट्टी के ख्वाब भी नहीं देखना। वर्षे, तुम इस स्कूल के साथ गाड़ी में जाना, रास्ते में नुमान को कह देना डॉक्टर सफियान ने से पट्टी कैर वगैरह करवा दे। जैनी, तुम आओ मेरे साथ। जैनी पहले तो इसकी पुश को गुस्से से घूरती रही, फिर जब वो ऊपर पहाड़ी की जानिब जॉगिंग करना शुरू हुआ तो उसकी पैरवी में भाग पड़ खड़ी हुई। जैनी को अपने पीछे आता महसूस करके गजान की स्पीड में इजाफा हो गया। अगर पीछे भागते हुए वो आबशार तक पहुंचा तो गजान ने दोनों बाजू ऊपर कर बुलंद करके अपने विक्ट्री का ऐलान किया। गुलजार पापा का भाग बहुत पीछे रह गया था। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पिछले 4 घंटों से जो काम कर रही थी। तुम तो आराम से बैठे आके आग सेंक रहे थे। हाँ, जानता हूँ तुमने कितना काम किया है। अभी भी तुम्हारे जिम्पर की जेब में 2 किन्नू छुपे हैं, वो तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। जी नहीं, मुझे खाने हुए तो मैं अपनी जेब से खरीद कर खा लूँगा। चोरी का माल तुम्हें ही मुबारक हो। ये बताओ, मुकाबला कैसे रहा? गोल्ड जीता है। तुम्हें तस्वीर भेजी तो थी। हाँ, वो जिस लड़की की नाक तोड़ी थी, कुछ हाथ होला रखा रखा करो। पेपर कब शुरू हो रहे हैं? नाक में मैंने जानबूझ कर नहीं तोड़ी थी, मैंने किक मारी थी। वो ऐन उसी लम्हे नीचे को झुकी, फिर तो उसने मरना ही था। और पेपरों का पूछ कर मुझे बोर ना करो, अभी बहुत दूर है। वो अब शार्क से पानी से चंद घूंट पीने के बाद आकर जान के साथ नीचे को टांगे लटका कर बैठ गई। नजरों के सामने उनका धूप में नहाया गाँव। तुम्हारी यही बातें किसी दिन तुम्हें फेल करवाएंगी। मैं तुम्हारी डेट शीट देकर आया हूँ, अगले हफ्ते से इम्तिहान शुरू है। एक टीचर से कॉलेज के प्रिंसिपल क्या बन गए हो? खुद को बड़ी कोई तोप समझने लगे हो। मैं तो आज की तक किसी टेस्ट तक में फेल नहीं हुई, इम्तिहान में फेल होना तो नामुमकिन है। तुम मेरे अब्बा बनने की बजाय अपने बच्चों को संभालो, चोर कहीं की। वो लोग चोर भी तुम्हारी वजह से बनी हैं। तुम उनके साथ जाने से इनकार कर दिया करो तो कोई शरारत ना हो, पर तुम ऐसा कर नहीं सकती हो। क्या ये मिस सारे गुल वाकई डॉक्टर हैं? कि ये फ्रॉड तो नहीं है? क्योंकि शक्ल से तो वो डॉक्टर कम गवाची गां ज़्यादा लगती है। कितनी बुरी बात है, अगर वो बेचारी सुन ले तो सदमे से हलाक हो जाए। पहले ही तुमने उस बेचारी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सर ने एक सेकंड को दिल में सोचा, अगर उसको इस वक्त सब सच बता दे तो क्या तासर होंगे। यकीनन फ्रॉड समझेगा, खासकर जब जाले को अपने मियाँ का नाम तक मैं नहीं मालूम, पास कोई निकाहनामा नहीं। बेचारी कैसे हो गई? अच्छी भली सेहतमंद तो है, पर उसके साथ बहुत बुरी हुई है ना। रास्ते में बैग खो जाने की वजह से सारे डॉक्यूमेंट वगैरह खो गए। वो क्या मसला है, बने बनवाए जा सकते हैं। तो फूफो से मिलने गए हैं? तुम फूफो से मिलने गए थे? कैसी हैं? अच्छी हैं, बस हेपेटाइटिस जोर कर गया। अब इंजेक्शन शुरू करवाए हैं, अब अभी एक ही लगा है, उसकी वजह से भी काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है, आने नहीं दे रही थी। मगर यहाँ भी होना ज़रूरी था, इसलिए बड़ी मुश्किल से जल्द चक्कर लगाने का वादा करके आया हूँ। अगली दफ़ा मुझे भी साथ लेकर जाना। जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाते तब तक तो भूल ही जाओ वहाँ, उसके बाद चाहे कि जितनी दिन मर्जी रहे आना। चलो बन जाओ फिर से मेरे बाप, उठो अब वापस चले, मुझे भूख लग रही है। चलो ठीक है, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। रेस लगी, कौन पहले घर पहुँचता है। सिर्फ एक शर्त पर रेस लगाऊंगी, अगर नाश्ता बना कर खिलाओगे। तौबा है, चटोरी जुबान, मंजूर है, भागो। दो मुख्तलिफ रास्तों पर भागते हुए पहाड़ी से उतर गए।
आज भी वो श्वेत फूल लेकर आया था। हर दफ़ा यहाँ से होकर जाते वक़्त वो अपने आप को बावर करवाता था कि आज आखिरी दफ़ा इधर आया हूँ, आइंदा नहीं आना। मगर वो खुद से लड़ते थक जाता तो दूसरे माह दोबारा से हमारे करने आ जाता। फूल उनकी मखसूस जगह पर रख कर खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर बैठा, आँखें बंद करके बैठे हुए उसको चंद पल गुज़रे थे कि जब दोबारा आँखें खुली तो सुर्ख अंगारें हो रही थी। बहुत बर्दाश्त के बावजूद चंद एक आंसू बहकर खूबसूरत गालों पर बिखर गए। वो आदमी के कपड़ों में एक 6-7 सारा मासूम बच्चा लग रहा था, जो अब रोते हुए कह रहा था, मैंने आपसे कभी नहीं कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करें। मैं आपकी मोहब्बत के बगैर जी लेता, बच जाता। मगर आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे मोहब्बत करने वाले सभी रिश्ते छीन लिए। छोटे-छोटे गुलाबी होंठों बुरी तरह कँपकपा रहे थे। आपको तो अपना आपका अपना तो मैं था। आपने मुझे ही तन्हा कर दिया। काश आपने मुझे इस इम्तिहान में ना डाला होता। काश आपने मुझे मार दिया होता। अपने दोनों हाथों में सर के बाल जकड़े बुरी तरह रो कर बेहाल हो रहा था। मगर इसके चंद कदम दूर बैठी औरत उसी तरह रुख मोड़ लापरवाही से बैठी रही। कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी मुझसे रत्ती भर भी मोहब्बत नहीं हुई? अगर मोहब्बत होना नामुमकिन था तो आपने किसी के कुत्ते बिल्ली का बच्चा समझकर तरस सिखा दिया होता। आपने मेरी ज़ात को हसरतों का ढेर बना दिया। मैंने आपसे टूट कर मोहब्बत की और इस मोहब्बत ने मेरा दामन बिल्कुल खाली कर दिया। अब ना सारी उम्र मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है, ना ही कोई मुझसे मोहब्बत करेगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि जिनको अपनी ही धिक्कार दी उनको अपने ही धिक्कार दें, उनको ज़माने भी गले नहीं लगाता। अगर आपको मेरी शक्ल इतनी बुरी लगती है, एक नज़र देखना भी गवारा नहीं, तो मेरे दिल से निकल क्यों नहीं जाती? मुझे भी याद ना आया करे, मुझे भी किसी कब्रिस्तान में दफन कर रहने दें। हर दफ़ा मुझे आज़मा कर मेरे तासन ज़दा वजूद को कब्र से बाहर न आने पर मजबूर कर देती हैं करती हैं। किस लिए? अपनी नफ़रत के तीर चलाने के लिए। वो तो मेरे दिल पर रकम है। मेरा दिल आपकी दी हुई नफ़रत से दागदार है। ये दाग नहीं उतरते, मैंने बड़े जतन करके देख लिए हैं। वो औरत उठकर पीछे मुड़े बगैर आगे बढ़ गई। बच्चा आगे अपनी जगह से चौंक कर उठा और उस औरत की मिन्नतें करता हुआ उसके पीछे-पीछे चलने लगा। आज फिर इसी तरह ही चली जाएँगी, प्लीज़ ना जाएँ, मेरे पास रहें, मैं इतनी दूर से आपको मिलने आया हूँ। मेरे से नाराज़ हो, मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। सुन रही हैं आप? मेरी मजबूरी थी, मुझे मजबूरी भी आपने ही किया था, मजबूर भी आपने किया था। ये सारा आपका कसूर है, करती रहे मुझसे नफ़रत। मैं भी आज से आपसे नफ़रत ही करूँगा। सुन रही हैं? उसने आगे बढ़कर उस औरत का आँचल थामना चाहा, वो गायब हो गई। खुद को एक टेरर पे मौजूद था। नीचे गहरी खाई में चमकता पानी नज़र आते हुए वो गहरी-गहरी साँस लेता वापस आया। उस तरह 2-3 पत्थर उसके पैरों से खिसक कर नीचे खाई में जा गिरे। बड़ी देर बाद जाकर पानी की आवाज़ आई। वो फूली हुई साँसों समेत पीछे कब भागा। वो कब से उसके वजूद को बेड पर सर पटकते देख रहे थे। बिल आखिर हाथ बढ़ाकर उसको बेदार किया। आंखें खोलो जवान, क्या फिर कोई बुरा ख्वाब देख रहे हो? वो इस कदर डिस्टर्ब था कि अपने कंधे पर रखे बॉस के हाथ को पूरी नफ़रत से झटकते हुए उठकर मारने को लपका, मगर अंधेरे में पंच हुआ में लहरा गया। आगे कोई जी रू ना था। गहरे गहरे सांस लेते हुए उसने खुद को नॉर्मल करना चाहा। सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। उन्होंने साइड बैठ के तराश पर से जग में से कुछ पानी गिलास में ढेर कर उस लिए तरफ बढ़ाया, जिसे उसने उल्टे हाथ से कमरे के सिरे पर दे मरा। चलो, हर दफ़ा एक गिलास का नुकसान ज़रूर किया करते हो करो, जैसे फिर खरीद कर भी देना। वो बज़ाहिर उसके हाथ लापरवाही में भी बढ़ते थे, वो उनका कुछ नहीं लगता था। मगर वक़्त के साथ-साथ वो बहुत से रिश्तों में ढल गया हुआ था। शागिर्द, दोस्त, मातहत, पार्टनर, उसके साथ कोई ताल्लुक था। इसलिए अब उसके हवाले से हर तकलीफ़ व बात उनको भी तकलीफ़ देती थी, जैसे वो जता कर उसे शांत करवाना नहीं चाहते थे। ये उनका स्टाइल था। वो 2-4 मिनट बिस्तर पर लेटा लंबी-लंबी साँसें भरने के बाद नॉर्मल हो गया, तो उन्होंने हर दफ़ा का पूछा सवाल एक बार फिर दोहराया, क्या वक़्त के साथ अपने फ़ैसले और अमल पर पछतावा होता है? वो बिस्तर पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था। क्या सच में हमारे इतने लंबे साथ के बाद भी आज आप मुझे समझ नहीं पाए? वो दोनों एक होटल के कमरे में मौजूद थे, जिसमें बराबर के 2 सिंगल बेड लगे हुए थे। उन्होंने अपने बिस्तर पर पहलू बदला। इंसान के अंदर हज़ारों छोटे-छोटे गाने तराश हैं, जहाँ वो अपनी ज़ात के कई पहलू दुनिया की नज़र के सामने बचाकर सँभाल कर रखता है। अगर साथ वक़्त गुज़रने से इंसान की सोच का 100% इल्म हो जाया करे, तो क्यों कोई औरत ये रोना रोए कि मेरे साथ तो अच्छा भला था, फिर अचानक दूसरी औरत कहाँ से ले आया? हम लोग तो ऐसी हड्डियाँ देख चुके हैं, फिर भी सवाल करते हैं। उसने सराहना सर से हटाकर परे फेंका, अपने बेड से निकल कर। सर, मैं पछताने वाला में से नहीं हूँ। हाँ, अगर जो मैंने किया वो ना करता तो मैं नहीं चाहता कभी खुद को माफ़ कर पाता। आप बराए मेहरबानी ये मौज़ू ना छेड़ा करें। मेरे अंदर दुःख है जो अंदर ही अंदर मेरी रगों को काटता है। इस्लाम ने कहा, माँ-बाप की भी गलत बात ना मानो, मगर अदब में फ़र्क ना आने दिया जाए। माँ बुरी हो तो तब भी जन्नत उसकी उसी के कदमों तले है। क़यामत वाले दिन में उठाया भी उसी माँ के हवाले से जाना है।
فلاں بیٹا اسی کی فلاں ماں مجھے دکھ مارتے ہیں سر جو میرے جیسے ہوں وہ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کریں یا انہیں بھول جائیں، بھول جانا بھی چاہیں تو خود کیوں یاد آ جاتی ہیں، میرا ایک مشورہ مانو گے؟ کہہ دیں تم شادی کر لو، کمرے میں بھاری مردانہ کہہ گونجا، اگر شادی مرد کے تمام دکھ کا دعویٰ ہوتی تو آپ نے خود کیوں آج تک شادی نہیں کی، خود بوڑھے ہو کر بھی عیاشی کرے ہیں؟ مجھے بڑا بولتے تمہارا دل خوف خدا سے کامتا کیوں نہیں؟ میں نے غلطی کی ہے اس سے تو تمہیں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ تم بڑے ہو جاؤ سوچو تو بہت سوچ لیا، اب مجھے یہ بتائیں اور کتنی دیر ادھر مکھیاں مارنی ہے؟ بس آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد نکلتے ہیں، پھر دیکھو آج کوئی زخمی نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عادی مجرم ہو کہ جو جیل سے فرار ہو، باہر نکل کر اپنے باپ کو راج سے سمجھ کر لوگوں پر ظلم کرے، کسی کی بیٹی اٹھوا لی، کسی کو جوان بیٹا مروا دیا، اب ایسا شیطان میرے سامنے آئے جس کو میں نے دن رات ایک کر کے ٹونٹا ہو اور سامنے ہونے پر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں حضور اگر آپ کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرنے تو کیا آپ میرے ساتھ جیل تک کا سفر کرنا مناسب سمجھے کہ تاکہ ادھر سے کوئی رشوت خور ایک دفعہ پھر آپ کو فرار کروائیں، ایک دفعہ پھر کوئی مجبور ماں میرے سے رابطہ کرے، ایک دفعہ پھر میں آپ کو ڈھونڈنے نکلوں؟ میرے نہیں خیال سر میں ایسا کر سکتا ہوں، میں سالے کو ادھر ہی ماروں گا میں سالے کو ادھر ہی ماروں گا، اس لیے بے فکر رہیں، کوئی زخمی نہیں ہوگا، بس ایک عدد لاش ٹھکانے لگانا پڑے گی۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو تعصب سے دیکھا جس کی ڈکشنری میں رحم نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ تو یہ تھا آج کے نمبر کا لاسٹ کے تھرڈ پارٹ کا اینڈ کیسا لگا آپ سب کو نمبر کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کانوں لے کے سبسکرائب، میں چینل سے پستا بیل آئکن آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس نمبر کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔